नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार, अपने यूट्यूब चैनल अविनाश ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के कितनों नामों से जाना जाता है? इसको कई नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो कि हम महत्वपूर्ण इन्हीं 3 नामों का प्रयोग करते हैं। और सभी नामों की अपनी अपनी एक पृष्ठभूमियाँ हैं। और इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसे मिलती है? कौन से क्षेत्र से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है और कौन सा क्षेत्र किस दिशा में है और कौन सी नदी के तट पर है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। और सर्वप्रथम जानकारी किसे मिलती है, हम इसको सबसे पहले बताएंगे आपको। इसकी सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन को मिलती है 1826 ईस्वी में। एक ब्रिटिश टूरिस्ट थे जिन्होंने यह भारत भ्रमण पर आए थे। सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में यह भारत भ्रमण के लिए आए थे। तो ये आधुनिक जो पाकिस्तान है वहां पर एक क्षेत्र में हड़प्पा नामक स्थल पर एक गए। इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ टीला दिखाई पड़ा, तो यहाँ पे कुछ अवशेष है। तो इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह मानो यहाँ पर कोई सभ्यता है। तो ब्रिटिश सरकार से कहा उन्होंने कहा ठीक है, हम ध्यान देते हैं क्या है यहाँ पर, इसका सर्वेक्षण कराएंगे। लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद फिर सन 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। बर्टन बंधु नामक इसका निर्माण कर रहे थे। बर्टन बंधु कौन कौन से थे? जेम्स और विलियम नामक दो भाई थे। जेम्स और विलियम नामक दो भाई थे, रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। तो इनको कुछ गड्ढे भरने के लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ी। तो बगल में 2 टीले थे। अब टीलों से कुछ ईंटें लेकर आए। इनको प्रतीत हुआ कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता दबी हुई है। तो उन्होंने ब्रिटिश भारत सरकार से कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका सर्वेक्षण कराएंगे। तो इसका सर्वेक्षण कराने के लिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को सर्वेक्षण के लिए भेजते हैं। और उसके बाद जब सर्वेक्षण हो जाता है तो इसका नामकरण भी करते हैं। इसका नामकरण कौन करता है? नामकरण करते हैं जॉन मार्शल। कौन करते हैं? जॉन मार्शल। और इसका नाम रखते हैं सिंधु सभ्यता। अब इसके बाद इसका नामकरण तो हो गया, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना था? क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो कि इसका क्षेत्रफल है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अच्छा, किस आकार में था? क्वेश्चन यह भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता कौन से आकार में था। तो जो कि इसका आकार है त्रिभुजाकार में, डेल्टाकार त्रिभुजाकार हो गया। और उसके बाद इसके आकार की बात हो गई। सर्वप्रथम इसकी खुदाई किसने करी थी? खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की थी। ठीक। और इस समय जो भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक थे जॉन मार्शल थे। हाँ, भारतीय पुरातत्व की स्थापना किसने की थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने की थी 1861 ईस्वी में। ASI की स्थापना की थी। किसकी? ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय थे। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में कि कौन कौन से स्थल कहां से प्राप्त हुए और किस दिशा में है। तब हम बात करेंगे प्रमुख स्थलों के बारे में। ऊपर जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि भारतीय जब इसकी खोज हुई ब्रिटिश भारत में तो इसका कोई ऊपर क्षेत्र तो था नहीं निर्धारित। तो यह त्रिभुजाकार में था। ठीक, किस आकार में था? त्रिभुजाकार में। अब क्वेश्चन बनता है सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि महाराष्ट्र में है, कौन सा? दैमाबाद। दैमाबाद कौन सी नदी के तट पर है? प्रवरा नदी के तट पर है दैमाबाद। सबसे पूर्वी स्थल की बात की जाए तो आलमगीर है आपका। क्या? आलमगीर। या किस कौन सी नदी के तट पर है? या हिंडन नदी के तट पर है। और जो कि वर्तमान में मेरठ जिले में पड़ता है, यूपी। ठीक, मेरठ जिले की यूपी में पड़ता है। यूपी के मेरठ जिले में पड़ता है। और उसके बाद हम बात करें सबसे पश्चिम
पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर, सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर है जो कि दास्क नदी के तट पर है, दास्क नदी के तट पर। यहीं पर सबसे आपका उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है, चिनाब नदी के तट पर। कहां पर है? चिनाब नदी के तट पर। यह जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है और यह आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। यह दैमाबाद है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद हम बात करें, यह सुतका गेंडोर पश्चिमोत्तर क्षेत्र का एक छोटा सा बंदरगाह था। यहां से बेबीलोन और हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। बेबीलोन और हड़प्पा सभ्यता से प्रमुख व्यापारिक केंद्र स्थल था। अब यहीं पर हम बात करें लोथल की। लोथल, लोथल आपका है भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। यहां पर आपका है रंगपुर। रंगपुर कौन सी नदी के तट पर है? तो क्वेश्चन आता है रंगपुर कौन सी नदी के तट पर है? तो रंगपुर मादर नदी के तट पर है और यहीं से हमें धान की भूसी के साथ मिले हैं, धान की भूसी के साथ मिले हैं। और यह लोथल एकमात्र स्थल है जिसके घर का दरवाजा घर के पीछे की ओर ना खुलकर सड़क के मुख्य रोड की तरफ खुलता था। जो घर का मुख्य द्वार है रोड की तरफ खुलता था। और हड़प्पा सभ्यता में सभी स्थल के जो घर के मुख्य द्वार होते थे घर के पीछे तरफ खुलते थे। यहाँ पर आपका है हड़प्पा और यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है? आपका हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक, यहां आपको इतना समझ में आ गया। सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू एंड कश्मीर में मांडा चिनाब नदी के तट पर, पूर्वी आलमगीर हिंडन नदी के तट पर, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर। सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर दास नदी के तट पर जो कि बेबीलोन और हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र था। और यहाँ पे लोथल है, एक प्रमुख बंदरगाह भोगवा नदी के तट पर है। और यहाँ पर रंगपुर मादर नदी के तट पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो है। रावी नदी के तट पर आपका हड़प्पा नामक स्थल रावी नदी के तट पर है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर? अभी आपको मैंने बताया था, रावी नदी के तट पर। इसकी सर्वप्रथम खुदाई किसने करवाई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। किसने करवाई थी? दयाराम साहनी। उस समय एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। यहां से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहां से कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? कुम्हार का चाक। और जो श्रम करने के बाद ज्यादा तो श्रमिकों के लिए आवास भी प्राप्त हुआ है। श्रमिक आवास क्या प्राप्त हुआ है? श्रमिक आवास। यहीं से हाथी की खोपड़ी मिली है। क्या मिला है? हाथी की खोपड़ी। हाथी की खोपड़ी मिली है। हाथी की खोपड़ी के साथ कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। और यहाँ से कुम्हार का चाक हो गया, श्रमिक आवास हो गया, हाथी की खोपड़ी मिली है और मातृ देवी की मूर्ति यहीं से मिली है। ओखली भी मिला है यहाँ से। ओखली के साथ कहां से मिले? हड़प्पा नामक स्थल से। और मातृ देवी की मूर्ति के साथ यहीं से मिले हैं। मातृ देवी की मूर्ति के साथ यहीं से मिले हैं, जो कि मातृ देवी उर्वरता की देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब बात हो गई यहाँ पर इन लोगों की। अब एक और RH-37 नामक कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन आता है RH-37 नामक कब्रिस्तान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो बता दोगे आप हड़प्पा नामक स्थल से RH-37 नामक कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। ये RH-37
नाम क्यों रखा गया? क्योंकि RS-37 आकार का था कब्रिस्तान, इसलिए इसका नाम रखा गया। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। यह कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान के लड़काना जिले में। इसकी खुदाई, सर्वप्रथम खुदाई किसने करवाई थी? राखाल दास बनर्जी, सन 1922 में राखाल दास बनर्जी, ठीक, आर बनर्जी लिख लेते हैं, राखाल दास बनर्जी। अब यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? बात करेंगे मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खुदाई 1922 में राखाल दास बनर्जी ने करवाई थी। यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से आपका पुरोहित आवास, जो कि पुरोहितों के लिए आवास मिला था, जिससे साफ जाहिर होता है कि पुरोहित भी थे उस समय, तो यहाँ से पुरोहित आवास मिलता है, पुरोहित आवास मिलता है। यहीं से आपको शहर के बीचों बीच में स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, स्नानागार। और यहीं से पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं पर सबसे चौड़ी सड़कों के भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़कें थी, सबसे चौड़ी सड़कों के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर पशुपति शिव जी की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, पशुपति शिव के साक्ष्य मिले हैं यहीं से। और इसके बाद यहीं पर आपका तांबे का ढेर मिलता है। क्या मिलता है? तांबे का ढेर, तांबे का ढेर। सूती वस्त्र, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, यहीं से आपका सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, ठीक, नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन आता है सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप बता दो मोहनजोदड़ो। और तांबे का ढेर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से। अब हम बात करेंगे चंदहुदड़ो के बारे में। चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो, ठीक। अब हम बात जब चंदहुदड़ो की करेंगे तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। चंदहुदड़ो से जो साक्ष्य मिले हैं, मनके बिल्ली का एक ईंटे पर जो पदचिन्ह मिले हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। यहीं से आपके कॉस्मेटिक सामान के भी साक्ष्य मिले, जो कि लिपस्टिक वगैरह, यहीं से साक्ष्य मिला है, ठीक। तो इसकी खुदाई कब हुई थी? 1931 ईस्वी में MG मजूमदार ने करवाई थी। MG मजूमदार साहब ने इन्होंने करवाई थी इसकी खुदाई। अब इसकी खुदाई की तो बात हो गई, यहाँ से क्या मिले हैं? मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं से आपका लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं यहीं से। और इसके बाद वक्राकार ईंटें, आपसे क्वेश्चन आता है वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वक्राकार ईंटें, ठीक, यहीं से साक्ष्य मिला है। और एक और मिला है यहाँ पर आपका, जो कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह के साक्ष्य मिले। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह के साक्ष्य मिले। अब इसके बाद हम बात करेंगे आमरी की, ठीक, आमरी नामक स्थल। आमरी का जो कि खुदाई किसने करवाई थी? सन 1935 ईस्वी में मजूमदार साहब ने ही करवाई थी। और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन एक ही आता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिरन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हिरन के साक्ष्य आमरी से मिले हैं, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिरन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आमरी आप लगा सकते हो।
इसकी खुदाई 1935 ईस्वी में एमजी मजूमदार साहब ने करवाई थी। अब हम बात करेंगे कालीबंगा की। बहुत ही महत्वपूर्ण है कालीबंगा। यह घग्गर नदी के तट पर है, जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर जो विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, वहीं पर है। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? 1953 ईस्वी में एक घोष ने करवाई थी। ठीक, 1953 ईस्वी में एक घोष ने करवाई थी। कालीबंगा कहाँ पर है? घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर। यहीं से जूते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। काहे का? जूते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। और यहाँ पर कच्ची ईंटों के ज्यादातर साक्ष्य मिले, कच्ची ईंटों के बने हुए। हवन कुंड का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। ठीक, कच्ची ईंटों के साक्ष्य यहीं से मिले हैं और हवन कुंड का साक्ष्य यहीं से मिला है। हवन कुंड के साक्ष्य यहीं से मिला है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बनवाली की। आपसे क्वेश्चन आता है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चंदमुदड़ो। और मनके और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चंदमुदड़ो। और वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चंदमुदड़ो। अब हम बात करेंगे किसकी? बनवाली की, या कहीं कहीं पे लिखा होता है बनावली। ठीक, बनवाली में हुआ क्या था? यह हरियाणा के हिसार जिले में है। इसका रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई करवाई थी 1973 ईस्वी में। यहाँ से हल्के साक्ष्य मिले हैं, हल्की आकृति के साक्ष्य मिले हैं, सरसों का ढेर मिला है, सेल खड़ी मिली है और पकाई हुई जो मुहरे हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। तो इसकी खुदाई किसने करवाई थी? यह पहली बात तो रविंद्र बिष्ट ने करवाई थी 1973 में। आर बिष्ट, ठीक, आर बिष्ट 1973 ईस्वी में। यह कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ से सरसों के ढेर के साक्ष्य मिले हैं। सरसों के ढेर, क्वेश्चन आता है सरसों के ढेर कहाँ से मिले हैं? तो बनवाली से। यहाँ पर सेल खड़ी के साक्ष्य मिले हैं, हल्की आकृति के साक्ष्य मिले हैं, हल्की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। अब यहीं पर आता है बनवाली के बाद रंगपुर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। रंगपुर से क्या क्या आता है? धान की भूसी के साक्ष्य मिले, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा कैसे? औरसपुर कहा जाता है रंगपुर को। रंगपुर मादर नदी के तट पर है। इसको हड़प्पा का औरस पुत्र कहा जाता है, औरस पुत्र कहा जाता है। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी का ढेर मिला है, उसके साक्ष्य मिले हैं यहीं से। और सुरकोटदा, इसकी खुदाई 1964 ईस्वी में जगपति जोशी साहब ने करवाई थी। अब इसके बाद धौलावीरा, जो कि भारत में सबसे बड़ा स्थल है, भारत का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में। हड़प्पा कालीन भारत का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल। सबसे बड़ा स्थल यहीं पर है। अब हम बात करें यहाँ पर, जो कि यहाँ के स्थल तो हो गए सभी। यह कैसी व्यवस्था यहाँ पे थी? यह एक नगरीय व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर लोग कृषि पर आश्रित थे, व्यापार करते थे, कृषि करते थे, इस पर आश्रित थे। उसके बाद यहाँ पर जो होते थे सड़कें इतनी अच्छी थी कि इसके समकालीन जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इतनी अच्छी सड़कें नहीं थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और यहाँ की नालियों की बात करें तो सबसे बड़ी बात आपसे बात करें नाली की, नालियों की। यहाँ की नालियाँ इतनी सुसज्जित थी, इतनी अच्छी थी कि समकालीन नालियाँ कहीं पर भी नहीं थी। यहाँ की नालियों की जो ईंटों की जुड़ाई होती थी चूना और जिप्सम से
नालियों की जुड़ाई होती थी और नालियों का आकार कैसा होता था, ऐसे करके ऐसे बीच में सोख्ता बना दिया जाता था और इसको पत्थर के जो पटरे होते हैं उनसे इसको ढाल भी दिया जाता था, इससे सड़क पर पानी नहीं आता था। इतनी अच्छी व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की, मानो उस समय इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी कहीं पर इसके समकालीन। और अब हम बात करेंगे नाली की, हो गई सड़कों की। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और यहाँ पे सड़क की बात हो गई, नाली की बात हो गई। अब जो हुआ हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़े। और हाँ, ये तो हो गया हड़प्पा सभ्यता। हम रीजनिंग इतनी जादुई ट्रिक लेकर आएंगे कि एक 5 सेकंड में आपके क्वेश्चन जो चुटकियों में हल हो जाएंगे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए।